सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ साना साना हाथ जोड़ी। और यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। बेटा, आज इस पाठ का हम व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी और लेखिका का नाम मधु कांकरिया। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास पत्ताखोर, कहानी संग्रह सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो बेटा, लेखिका का परिचय जानने के बाद अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। तो पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में, मतलब जो पाठ है वह यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। लिखने की भी विधाएं होती हैं बेटा, अलग अलग विधाएं हैं लेखन की। तो यहाँ पर जो विधा है वह यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में गंगटोक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रमी कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। कुल मिलाकर लेखिका की यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बेटा, पाठ को पढ़ने से पहले अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद बेटा पाठ को समझना आसान हो जाता है। तो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। संधि स्थल। संधि स्थल का अर्थ है मिलने का स्थान। सम्मोहन। सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित होने का भाव। स्थगित। स्थगित का अर्थ है कुछ समय के लिए टाला गया, यानी कोई काम है, कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, अर्थात टाल दिया गया है। अतीन्द्रियता। अति इंद्रियता का अर्थ है इंद्रियों से परे जाने का भाव। इंद्रियां कौन सी हैं? नाक, आँख, जीभ, कान, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। उजास। उजास का अर्थ है प्रकाश या उजाला। बालकनी। बालकनी का अर्थ है छतदार बरामदा। कपाट। कपाट का अर्थ है दरवाज़ा। रकम। रकम। रकम रकम का अर्थ है तरह तरह के। बहरहाल। बहरहाल का अर्थ है हाल में। गदराना। गदराना रूप निखरना। गाइड। गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शक। जायजा। जायजा का अर्थ है अनुभव और अनुमान। पताकाएं। पताकाएं का अर्थ है झंडे। बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का अर्थ है बौद्ध धर्म को मानने वाले। संधि पत्र। संधि पत्र का अर्थ होता है समझौते के लिए लिखा गया पत्र।
अवधारणाएं, अवधारणाएं का अर्थ होता है मानसिक विचार। परिदृश्य, परिदृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। वीरान, वीरान का अर्थ होता है सुनसान। संकरे, संकरे का अर्थ होता है तंग। स्मारक, स्मारक का अर्थ होता है यादगार। विशालकाय, बहुत बड़े आकार वाला। काम्य, काम्य का अर्थ होता है मन की चाहत। कामना, वादियाँ, पर्वतों के बीच फैला हुआ भाग, उसको क्या कहते हैं बेटा? वादियाँ। मुंडकी, मुंडकी का अर्थ क्या होता है? सिर। सैलानी, सैलानी का अर्थ होता है सैर करने आए यात्री। पराकाष्ठा, पूरी ऊंचाई पर। फेन, फेन का अर्थ होता है झाग। जलप्रपात, जलप्रपात का अर्थ होता है जल का ऊंचाई से गिरना। मशगूल, मशगूल का अर्थ है व्यस्त। अभिशप्त, अभिशप्त का अर्थ है जिसे शाप दिया गया हो। सरहद, सरहद का अर्थ होता है सीमा। अनंतता, अनंतता का अर्थ होता है अंत में होने का भाव। लम्हे, लम्हे का अर्थ होता है पल। तामसिकताएं, तामसिकताएं का अर्थ है बुरी भावनाएं। अब हम पाठ को मुख्य संकेत बिंदु के आधार पर पढ़ेंगे। तो इस पाठ की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। और पाठ का नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है बेटा छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। यह नेपाली भाषा का शब्द है साना साना हाथ जोड़ी। तो हमारा पहला संकेत बिंदु है गंगटोक शहर का अनुपम सौंदर्य। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। तो देखा बेटा आपने कि लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है और उस शहर की सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर बताया है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा? क्योंकि गंगटोक की सुंदरता वहाँ के मेहनती लोगों के कारण ही है। आगे लेखिका कहती है, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे वह उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का अर्थ होता है बेटा प्रकाश या उजाला। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए लेखिका आगे बताती है कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा।
पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कपाट का अर्थ क्या होता है बेटा? कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य, जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं, ये हमारा अगला संकेत बिंदु है। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ मैं। चलिए तो बेटा, यहाँ पर लेखिका ने जितेन नार्गे का जिक्र किया है, जो कि इस यात्रा में लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। आगे लेखिका कहती है कि जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। यह धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो देखा बच्चों कि किस प्रकार से नार्गे ने रास्ते में लगी हुई सफ़ेद और रंगीन पताकाओं की जानकारी लेखिका को दी कि वे क्यों लगाई जाती हैं और किस अवसर पर लगाई जाती हैं और उनका क्या होता है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की वैसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। तो यहाँ पर नार्गे ने लेखिका को कवि लोंगस्टॉक स्थान के बारे में जानकारी दी कि यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है। अब बेटा आगे लेखिका कहती है कि उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो बेटा जब नार्गे ने लेखिका को चक्र के बारे में बताया, तब लेखिका ने सोचा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, दुनिया का कोई भी कोना हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। सभी लोगों की आस्था,
विश्वास और अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक समान हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में लोग मानते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर यह मान्यता थी कि चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हिमालय दर्शन। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते ही देखते रास्ते वीरान। वीरान का अर्थ क्या होता है? सुनसान। यानी देखते ही देखते रास्ते कैसे होते जा रहे थे? वीरान होते जा रहे थे। संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लग गए थे। संकरे का अर्थ होता है तंग, मतलब उनकी चौड़ाई कम होती जा रही थी। और जलेबी की तरह घुमावदार होने लग गए थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो देखा बेटा आपने कि किस प्रकार से लेखिका ने यहाँ पर हिमालय के पल पल परिवर्तित होने वाले रूप का वर्णन किया है, कि जैसे जैसे लेखिका हिमालय के समीप जाती जा रही थी, हिमालय वैसे वैसे ही अपने विशाल आकार में सामने आने लगा था। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। सैलानी का अर्थ होता है यात्री, और मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त। यानी सभी यात्रीगण जो थे वह इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। और अब आगे लेखिका अपने बारे में कहती है कि मैं वहाँ पर
किसी आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। इससे आगे और सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन मुझे ठेलने लगा, इसका अर्थ है कि जितेन मुझे आगे चलने के लिए कहने लगा और कहने लगा कि आगे आपको इससे भी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। यहाँ पर लेखिका हिमालय का वर्णन करते हुए कहती है बेटा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हिमालय के सुंदर नज़ारे आत्मा को सुख दे रहे थे, और जहाँ पहाड़ों पर अधिक हरियाली थी वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे हिमालय हरे चटक रंग का मोटा कालीन, और हिमालय ने हरे चटक रंग का मोटा कालीन ओढ़ लिया हो, और जहाँ पर बर्फ़ कम थी वहाँ हल्का पीलापन था, और जहाँ पर बर्फ़ नहीं थी वहाँ पलस्तर उखड़ी हुई दीवार की तरह पथरीला दिखाई देता था, और ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने वहाँ पर जादू की छड़ी घुमा दी है। सब पर बादलों की एक मोटी परत थी, सब कुछ बादल में ही था, यानी चारों तरफ बादल ही बादल थे। तो आज व्याख्यान 1 में बेटा हम पाठ का इतना ही अंश पढ़ेंगे, और इस पर आधारित हमने आपको यहाँ गृह कार्य में अभ्यास के 3 प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, याद करेंगे, और पाठ को एक बार आप स्वयं भी पढ़कर देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ आप याद करेंगे। अब हमने आपको जो गृह कार्य दिया है उसमें पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित का अर्थ होता है कि उसको किस प्रकार से मुग्ध कर रहा था। दूसरा प्रश्न, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो ये अभ्यास के 3 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और सुंदर लेख में लिखेंगे, और वर्णों की बनावट पर विशेष ध्यान देंगे।